बेनिफिट ये होगा कि जो है वहां से हमारे क्वालिफाई होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो जो पेडागोजी है जी, यानी कि ये एजुकेशन से रेलेवेंट पार्ट है हमारा। और उसने 4 आउटलाइन जो हमें दी है, उसमें स्पेसिफिक 4 टॉपिक्स उसने हमें बताए हैं कि ये 4 टॉपिक्स से पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, नॉलेज अबाउट ब्लूम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को। ब्लूम था एक ये एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन था। इसने 1956 में, इसका पूरा नाम था बेंजामिन बेंजामिन एस ब्लूम। इसने बताया कि आप कोई चीज लर्न करना चाहते हैं, जैसे कि आप मुझसे लर्न कर रहे हैं, कुछ चीज सीखना चाहते हैं, कोई लर्निंग एक्टिविटी हो, तो आपको 3 डोमेन से, 3 फेज से गुजरना पड़ेगा टू क्लासिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू डिफरेंट लेवल्स। ठीक हो गया। इसने क्या कहा, जो लर्निंग प्रोसेस है इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको डिफरेंट लेवल से गुजरना पड़ेगा। डिफरेंट। और वो जो लेवल है ना, आगे उनके फिर सब लेवल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लेवल है उसको इसने दिया है नाम कॉग्निटिव डोमेन का। कॉग्निटिव डोमेन। दूसरे को इसने नाम दिया है इफेक्टिव डोमेन का। और थर्ड है जो कि इसके जो आने वाले आने के जो इसके बाद आने वाले हैं, उन्होंने इसको थोड़ा डेवलप किया। इसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमीटर या मोटर डोमेन। ठीक हो गया। इसको मुख्तलिफ टेन्योर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसको 2001 में रिस्केड्यूल भी किया गया। अभी मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगा, उधर आपको ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जो इसने बताया ना, इसने कहा कि जब आपने ये डिफरेंट डोमेन्स में जाना है, डिफरेंट लेवल से आप जब गुजरेंगे, तो आप इजी से डिफिकल्टीज की तरफ जाएंगे। यानी कि शुरू में स्पेस ज्यादा होगी, लेवल जो फर्स्ट लेवल होगा वो इजी होगा, थोड़ा ये टफ 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 टफ, और एक आप अपने पॉइंट्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। सबके अंदर यही होगा, इसके जो सब लेवल्स होंगे। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, इसका ताल्लुक वो कहता है कि आपके ना दिमाग से होता है, आपके माइंड से होता है। और जो इफेक्टिव डोमेन है, इसका ताल्लुक आपके एटीट्यूड से, ठीक हो गया, आप ये मोरालिटी से होता है। साइको डोमेन साइकोमीटर डोमेन का ताल्लुक होता है आपकी फिजिकल जो है एक्टिविटीज, आपके जो मसल्स जो मूव होते हैं। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो आपके कान इस्तेमाल हो रहे हैं, आंखें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया। यानी कि कॉग्निटिव डोमेन वो कहता है जब आप कोई लर्न करेंगे चीजें, तो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन आपका दिमाग काम करना शुरू होगा। ठीक हो गया, जिसके अंदर ज्यादा फंक्शन दिमाग का है। इफेक्टिव आपके इमोशंस है इसके अंदर। ठीक हो गया, एटीट्यूड है आपका। और साइको में आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। कॉग्निटिव डिवेल्ट के जो 1956 में इसने डिफरेंट स्टेप्स जो एक्सप्लेन किए, उसमें सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज। दूसरे को इसने कहा कंप्रीहेंशन
थर्ड को, थर्ड वन है जी एप्लीकेशन। फोर्थ है एनालिसिस। फिफ्थ है सिंथेसिस। और सिक्स को हम पहले नंबर पे लिख लेते हैं क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा नीचे, इवैल्यूएशन। अच्छा, किसी किसी ने एवेल्यूएट इवैल्यूएशन को फिफ्थ पे भी लिखा हुआ है। कॉग्निटिव में वो कहता है कि जब भी लर्निंग प्रोसेस होता है ना, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है नॉलेज, किसी चीज के बारे में जानना। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो आप मुझे बता देंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक हो गया। सेक, इसको हम कहते हैं नॉलेज। जिस तरह मैं आपसे पूछता हूं कि जंग आजादी कब लड़ी गई, तो आप कहेंगे 1857। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे क्या बता रहे हैं, नॉलेज बता रहे हैं, जो चीज आपके जहन में मेमोराइज हुई हुई है उसके बारे में आप बता रहे हैं। तो ये पहला स्टेप आ गया। तो ये नॉर्मल है, यानी कि इजी है। अब अगला आ जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में मैं आपसे से पूछता हूं कि जो डिमांड है उसको अपने लफ्जों में बयान करें। पहले आपके पास जो नॉलेज था ना, बुकिश नॉलेज, वो आपने बताया। आप ये कहेंगे कि जी जब चीज की कीमत बढ़ रही होती है तो उसकी डिमांड कम हो रही होती है। ठीक हो गया। और जब चीज की कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और सम टाइम ये होता है कि कीमतें बढ़ने की वजह से भी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर आप उसकी अजम्पशन भी बताएंगे, यानी कि उसको अपने लफ्जों के अंदर जो जो चीजें जिस तरह आपके पास जो आपने बुक में पढ़ा था एज इट इज आप वो नहीं बताएंगे, बल्कि आप उसको अपने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं कंप्रीहेंशन। यानी कि वो नॉलेज से थोड़ा कंप्रेस हो गया, यानी कि इजी से थोड़ा हार्ड हो गया। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि उसको अपनी जिंदगियों के ऊपर अप्लाई करना। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम करते हैं, मैथमेटिकल में, कि हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स हल कर रहे होते हैं। वो न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, वो किसी ना किसी की लाइफ से के ऊपर अप्लाई होते हैं, हुए होते हैं। जिस तरह के अब पेट्रोल की प्राइसेस क्या हुई है, कल कम हुई हैं, तो लोग क्या करेंगे, जो उन्होंने अपना जो ट्रैवल था वो पेंडिंग पेंडिंग में डाला हुआ था, पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से उन्होंने वो सफर भी करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर व्हीकल सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो लोग ज्यादा मूव करना शुरू हो जाएंगे। जो नॉलेज हमने लिया था, कंप्रीहेंशन किया था, अब हम उसको अपनी जिंदगी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन थोड़ी क्या हो जाती है, और टफ हो जाती है। तो ये थोड़ा और श्रिंक हो गया। उसके बाद होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब यह है कि जो ये थ्योरी अभी मैंने लॉ ऑफ डिमांड आपको बताई है, इसका आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में ना डिवाइड कर लेंगे कि कहाँ पर ये अप्लाई हो रही है, कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती, किन सूरतों में अप्लाई होती है। यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग इसको आप इसको स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एनालिसिस कह रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद आप इसको सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज का मतलब ये होगा, जो आपने कंक्लूजन निकाला उसको एनालिसिस करने के बाद उसको आप एक जगह के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिला देंगे। जिस तरह के आप ये सारा पढ़ने के बाद पॉलिसीज बना रहे होते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या है, उन चीज़ों को पॉलिसी की शक्ल में आप देने कि कीमतें अगर कम करनी है तो लोगों का म्यार जिंदगी कम होगा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं। इवेल्युएट का मतलब ये है कि जो हमने पॉलिसीज बनाई थी सिंथेसिस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब आ जाती है आखिर में इवेल्यूएशन। ठीक है, जिस तरह के आईएमएफ ने वो पॉलिसीज हमारे ऊपर इंप्लीमेंट की और फिर देखा कि हमारा जिंदगी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और उसका ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये 6 स्टेजेस है। इसकी कितनी स्टेजेस हैं, 6। ये स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। अच्छा, ये 1956 में ओरिजिनल फॉर्म इसकी थी। 2001 में जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया, और इसके कुछ चीजें इसके अंदर लफ्ज बदल कर आई, और कुछ इनकी जो तरतीब है उसको आगे पीछे किया गया।
इफेक्टिव डोमेन, इसका ताल्लुक किससे है? इमोशन से है, एटीट्यूड से है। तो इसकी 6 थी, इसके 5 स्टेजेस हैं, वो भी ऐसे ही होंगे, आसान से हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले होती है रिसीविंग। इसमें मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ आपके सामने, ये मैंने स्लाइड्स पर भी लिखे होंगे साफ साफ कर कर, क्योंकि ये एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे, और किसका क्या मतलब है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले होती है रिसीविंग, फिर उसके बाद होती है रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद होती है वैल्यू, उसके बाद होती है ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद लास्ट वन है करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग, ठीक है। रिसीविंग, रिसीविंग में भी होता है, जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले विलिंगनेस देखते हैं बच्चों की, कि वो पढ़ना भी चाहते हैं या नहीं। हाँ जी, आप पहले जाकर उनसे जनरल गपशप लगा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो आप देखते हैं कि बच्चों का एटीट्यूड क्या है, कोई सुस्त तो नहीं है, कोई ट्विस्टिंग तो नहीं हो रहा, कोई बच्चा अंगड़ाइयां तो नहीं ले रहा, ठीक हो गया। आप उनसे पूछें जी, हाँ जी, आप उनका बिहेवियर देखने के बाद उनसे पूछते हैं कि हाँ जी, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले आप उनसे थोड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर वो आपको वो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो एक्टिव हो गए, यस सर की आवाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो विलिंग टू लिसन है आपको, और आपको रिसीव करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक हो गया। आपने बच्चों का एटीट्यूड, क्योंकि इसमें हमने एटीट्यूड इमोशंस की बात करनी है इफेक्टिव डोमेन में। सेकंड होता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं, कि जो टॉपिक्स आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्वेश्चंस करते हैं क्लास से। जिस तरह मैं आपको इन्फ्लेशन पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि जी चीजें महंगी हो जाती हैं, और परचेजिंग पावर कम हो रही होती है, ये वो, मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद हम वैल्यूइंग करेंगे। वैल्यूइंग में क्या करते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि अब हम देखेंगे, इस तरह की हमारा क्विज हो जाता है क्लास में, अचानक टीचर्स पूछता है कि जी हाँ जी ये क्या है, तो जो बच्चे रिस्पोंड कर रहे होते हैं, अगर ज्यादा बच्चे रिस्पोंड कर रहे हैं तो इट मीन्स ज्यादा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। इसको हम इसको हम वैल्यूइंग कह रहे होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैल्यूज, जो वैल्यू से हमने रिजल्ट्स को निकाला, उसको बाद में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है क्या, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद आ जाता है करेक्टराइजिंग। जो प्रॉब्लम्स है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हमने देखी हैं, उनको अब सोल्यूशन की तरफ जाना, वो क्या कहलाता है, करेक्टराइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट, इसकी कितनी स्टेजेस हो गई जी, 6 हो गई, इसकी 5 हो गई। ये रीजनिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजिंग, ये 5 इसको याद कर लेना इफेक्टिव डोमेन की। इसकी आ जाती है 7, 6, 5, 7, ठीक हो गया। साइकोमेट्रो डोमेन, साइकोमेट्रो डोमेन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे पहले आती है परसेप्शन। इसमें स्टेजेस लिख देता हूँ पहले। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स, ओवर्ट रिस्पॉन्स, उसके बाद आ जाता है एडॉप्शन, उसके बाद आ जाता है नहीं, मैकेनिज्म लिखना भूल गया। 1, 2, 3, 4 पर आता है मैकेनिज्म, 6 पे ही है, 6 पे ही आ जाएगा। 7th के ऊपर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। सबसे पहले है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी काम करने का इरादा रखते हैं या नहीं। जैसे एफपीएससी की जॉब्स अनाउंस हुई, तो आपकी एक परसेप्शन बन गई,
कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, मुझे लेक्चरर लगना है या नहीं, मुझे ये काम करना है या नहीं। ठीक हो गया? अगर नहीं तो ये काम खत्म पिछला सारा। अगर यस तो फिर आप आगे की तरफ मूव होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अगले, जब आप यस नो से आगे निकल कर आप यस कर लेते हैं तो आप अपना गोल को सेट कर लेते हैं और उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने इसको कैसे करना है। जब आप कैसा करना है तो फिर आप जाते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स की तरफ। गाइडेड रिस्पॉन्स क्या है? आप अपना एक ऐसा गाइडर तलाश करेंगे जो आपको सीधी रास्ते के ऊपर लेकर चले। ऐसा सक्सेसफुल पर्सन जो पहले इस रास्ते से गुजर चुका है वो आपको गाइड कर सकता है। ठीक हो गया? तो इसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है कि काम एक ही होता है और हर बंदे के काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप भी कल टीचर आपने भी कल लेक्चरर बनना है। ठीक हो गया? तो आपका एग्जैक्ट ये मेथड नहीं होगा। ठीक हो गया? आप काम यही कर रहे होंगे तो आप अपना मेथड कोई एडॉप्ट करेंगे, तो इट्स कॉल्ड मैकेनिज्म। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। जब कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि आप को थोड़ी थोड़ी वो महारत आना शुरू हो गई है जो आप काम कर रहे हैं, पर जो आप काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा आप भी रहे हैं। ठीक हो गया? पर आप अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपने कोई नई टेक्निक्स उसके अंदर अप्लाई की हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब ये होता है कि जिन हालात में मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, हो सकता है कि जब आप परफॉर्म करने जाएं तो आपके लिए ये हालात ना हो, आपके लिए हालात डिफरेंट हो। जैसे कि आप को मैं फर्ज करें पंजाब में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ व्हाइट बोर्ड भी है, ये पॉइंटर भी है। ठीक हो गया? आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं और आपकी हो सकता है कि ऐसी कहीं जगह पोस्टिंग हो जाए जहां पर आपको ब्लैक बोर्ड और चार्ट से पढ़ाना पड़े। ठीक हो गया? तो फिर आपने चीजें यही होंगी, पर उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने कोई अपना जो प्रोसीजर है, जो अपनी टेक्निक्स है, उसको अडॉप्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि जब आप ये काम सब कर लेंगे तो आपकी एक अपनी शनाख्त हो जाएगी। ठीक हो गया? तो आप मेरे नाम से नहीं बल्कि आप अपने नाम से पहचानना शुरू शुरू हो जाएंगे कि ये भी एक मार्केट के अंदर एक प्रोड्यूसर है जो नॉलेज प्रोड्यूस करता है। तो ये ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, जो लर्निंग है, इसके ये सारी टेक्निक्स हैं, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ यहाँ चीजें बता दी हैं। अब मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं। अभी मैं स्लाइड शेयर करने लगा हूँ आपसे। कैमरा ये मैंने अपनी तरफ कर लिया है और नहीं, अभी तो मैंने पूछना है आपसे, स्लाइड शेयर करनी है अभी मैंने आपको। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि स्लाइड नजर आ रही है आपको? स्लाइड का मुझे बताएं, नजर आ रही है? स्लाइड शेयर की है, नजर आ रही है? क्या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो चीजें मैंने आपको समझाई है ना, यहाँ पर इनको हम देखते हैं। ये बड़ा मसला होता है अगर मूव नहीं होता। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसका सबसे पहले आप जी इंट्रोडक्शन हो गया। ओहो, ये क्या क्या, एक मिनट रुकिएगा जी। अभी मैंने बंद किया, मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, देख बताएं मुझे, आई है स्लाइड नजर दोबारा? पहले मैंने बंद कर दिया था उसे। हाँ जी, बताएं जरा कि मैं स्टार्ट करता हूँ। जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा जरा। जी आ रही है, ठीक हो गया। हाँ जी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें इंट्रोडक्शन टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज क्लासिफाइड, यानी कि क्लासिफिकेशन है ये, system to define and organize educational learning objective. It help teachers प्लान लेसन, यानी कि जो आपने लेसन प्लान करना होता है, डिजाइन असेसमेंट, आपने जो इवेल्युएशन करनी होती है, प्रिपेयर
एग्जामिनेशन लो बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। इट फोकस ऑन द लेवल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो मैंने आपको बताई पहले सिंपल होता है, यानी कि वो जो मैंने आपको ट्राइंगल बनाई थी, नीचे स्पेस ज्यादा थी ऊपर कम होती है ये जाती है, तो इसको कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन एस ब्लूम along with the educational psychologist, work carried out at the University of Chicago, first published in 1956, title of original book, Taxonomy of Educational Objective Handbook Cognitive Domain, यानी कि सबसे पहले cognitive domain जो इसकी ज़्यादा contribution है इसका बेंजामिन का ब्लूम का, वो नहीं। अब आपको सर ये क्या स्लाइड्स नहीं नजर आ रही है आपको? मैं इंट्रोडक्शन टू ब्लूम टैक्सोनॉमी में हूं। बताएं जरा मुझे जल्दी। अच्छा नहीं आ रही, एक मिनट इसको मैं बंद करता हूँ। क्या हो? हम्म, हाँ जी अब ठीक है। अब ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। एक मिनट इसको मैं चेक कर लूँ। हाँ अब मूव हो रही है, ठीक है। अच्छा हम इस पर थे। हाँ जी अब हम यहाँ थे। इसमें फर्स्ट पब्लिश इन 1956, टाइटल ऑफ ओरिजिनल बुक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंड बुक कॉग्निटिव, ठीक हो गया। ये बुक लिखी थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया, हैंड बुक 1, जिसमें कॉग्निटिव जो इसकी डोमेन है उसका जिक्र किया गया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो पहली डोमेन है, ये रिवाइज हुई 2001 में, ठीक हो गया। अब किसने की? लॉरेन एंडरसन ने इसको किया, स्टूडेंट ऑफ ब्लूम, ये ब्लूम का स्टूडेंट था। एंड डेविड डेविड क्रैथवुल, और ये इंट्रोड्यूस हुई 2001 में। इन दोनों लोगों ने इसको, एंडरसन ने और डेविड ने इसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव अलाइनमेंट विद मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसके साथ इन्होंने इसकी अलाइनमेंट की। उसके बाद आ जाता है हु प्रेजेंटेड द इफेक्टिव डोमेन। जो सेकंड डोमेन है वो किसने प्रेजेंट की? द इफेक्टिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड आर क्रैथवुल, बेंजामिन ब्लूम्स एंड बेट्रम मैसिया ने इसको प्रेजेंट किया 1964 में। तो ये तीनों नाम आप याद रख लेंगे। जो इफेक्टिव डोमेन है उसमें बेंजामिन ब्लूम्स के साथ ये दो लोग भी, डेविड और मैसिया भी शामिल हैं, और 1964 में इसको पब्लिश किया गया। मेजर कंट्रीब्यूशन टू साइकोमोटर डोमेन, ठीक हो गया। साइकोमोटर डोमेन को एलिजाबेथ सैम्पसन ने 1972 में मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी कि ये पहले काम आर एच डेव ने भी इसको 1960 जो है 7 में, और एलिजाबेथ सिम्पसन ने 1972 में। बट जो हम मानते हैं कि जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हैरो की है, और 1972 में इसको साइकोमोटर डोमेन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि 1972 में 3 स्टेप्स में डिफरेंट ऑथर्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा अब ये समरी है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि डोमेन क्या है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है। इसको बेंजामिन एस ब्लूम ने इंट्रोड्यूस करवाया 1956 में, ठीक हो गया। और ये किसके ऊपर बात करती है? नॉलेज एंड थिंकिंग के ऊपर, यानी कि माइंड फोकस्ड है ये। इफेक्टिव डोमेन क्रैथवुल्स, ब्लूम्स एंड मैसिया 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज के ऊपर ये फोकस करती है। साइकोमेटर एनिटा हारो ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1972 में, और फिजिकल स्किल्स के ऊपर ये बात करती है।
पर्पज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी टू क्लासिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि लोअर टू हायर, टू हेल्प इन किसमें हेल्प इन करती है जी हमारी करिकुलम डिजाइन, सिलेबस को डिजाइन करने में, क्वेश्चन पेपर सेटिंग में, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसका क्या आउटकम निकला है। डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज बेस्ड थिंकिंग की बात करता है, इफेक्टिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज फीलिंग की बात करता है, साइकोमोटर डोमेन फिजिकल स्किल एंड डूइंग की बात करता है, यानी कि जो आप कर रहे होते हो। तो ये बातें मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा चुका हूँ, यहाँ पर आपको ये काफी चीजें इजी हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये साफ करके लिखा हुआ है, वहां पर जरा मेरी राइटिंग भी थोड़ी डिस्टर्ब है, और उसके अलावा आपको यहाँ इजीली समझ आ रही है चीजें। अब आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन एंड 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ओरिजिनल वर्जन, ये ओरिजिनल वर्जन है। नॉलेज, किसी चीज के बारे में जानना, कंप्रीहेंसिव, उसको अपने लफ्जों में बयान करना, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स, जो डाटे में या अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है, एनालिसिस, छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करके उसका एनालिसिस करना, सिंथेसिस, जो इंपॉर्टेंट जो हमने कंक्लूजन निकाला उनको दोबारा आपस में जोड़ना, इवैल्यूएशन, और उसको अब आप देखेंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हमारी जिंदगियों के ऊपर। तो ये इसमें डिफिकल्ट टास्क है 6, और ये इजी है, इजी टू हम डिफिकल्ट मूव होते हैं, ठीक हो गया। तो ये 6 है, KCAASE, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, और इसकी आपने ये तरतीब खराब नहीं करनी। रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 में हुई, द रिवाइज्ड वर्जन चेंज नाउन वर्ब्स ऑर्डर ऑफ लास्ट 2 लेवल्स, यानी कि जो लास्ट 2 लेवल्स उसके ऑर्डर चेंज हो गए। रिमेंबर वही नॉलेज, अंडरस्टैंड उसको कंप्रीहेंशन को उसने कर दिया है, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालाइज वही है, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, ठीक हो गया। यानी कि जो नाउन्स थे उनको वर्ब्स के अंदर, एक्शन के अंदर उन्होंने इनके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये आपने इन स्टेप्स को, जो ये 6 स्टेप्स हैं जो नेम चेंज हुए हैं नाउन टू वर्ब, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव डोमेन, ये एटीट्यूड बेस्ड होती है, ये फोकस किस पे करती है, इमोशन के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, एटीट्यूड। इसमें सबसे पहले रिसीविंग, मैंने आपको बताया था कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है, आपने ये देखना है। रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं, जो आपने उनसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछा है, फिर आपने उनकी वैल्यूइंग कैसे की, जिस तरह आप क्विज स्टार्ट कर देते हैं क्लास में, फिर आप उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया, और करेक्टराइजेशन आप फाइनल पॉइंट्स के ऊपर कैसे पहुंचे। तो ये 5 स्टेप्स हैं इफेक्टिव डोमेन के, जो अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप, RRVOC, ठीक हो गया, RRVOC अभी याद हो गया। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। ये कब हुई, ये 1964 में आई थिंक मैंने अभी आपको बताया है। साइको मोटर डोमेन स्किल बेस्ड है, ठीक हो गया। इसमें फिजिकल मूवमेंट होती है और मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक हो गया। फिजिकल मूवमेंट, इसमें तमाम आपके मसल, छोटे बड़े आंखों के मसल, जो आंखें आप झपक रहे हैं सीखने के दौरान, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक हो गया, आप जो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो गर्दन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग मशीन, ठीक हो गया। आप लेबोरेटरी स्किल्स हैं, आपके पास जो टेक्निकल स्किल्स है, यानी कि ये एक्शन के ऊपर मुश्तमिल है साइकोमोटर डोमेन हमारी। इसमें क्या है, परसेप्शन है, हाँ जी, यस और नो, फिर आपने यस किया, फिर आपने मुझसे गाइड ली, फिर उसके बाद आपने उसको अपने तरीके से किया, फिर आपने अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश की उसमें, फिर एडॉप्शन, जब आप उसको काम करने गए तो हालात मुख्तलिफ थे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन आपका अपना नाम। ये जो तरीके आपको मैंने बताए सारे स्टेप्स, ये सारे के सारे स्टेप्स, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, ये व्हाइट बोर्ड पर जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये यहाँ पर ये मैंने व्हाइट सॉफ्ट करके लिख दी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या, इंप्रूव टीचिंग क्वालिटी को बेहतर करती है, हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट होती है, इंश्योर बैलेंस क्वेश्चन पेपर होता है, इंक्रीज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होती है। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेडागोजी का टॉपिक था, वो आज मैंने आपको कवर करवाया। तो बस अब 3 और है, तो इसी तरीके से 3 भी कवर कर लेंगे, तो जो हमारा 30 मार्क्स का है एजुकेशन जो पोर्शन है, वो इंशाल्लाह हमारा काफी हद तक, क्योंकि जो जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हमने तो वही कवर करने हैं, और इंशाल्लाह पब्लिक फाइनेंस भी कल होपफुली एंड हो जाएगी। फिर हम डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ मूव होंगे, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, पर मैं चाह रहा हूं कि वो मैं आपको करवा दूं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स दी हुई है उन्होंने सिलेबस में, वो तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पढ़ा दी है सारी, कोई टॉपिक्स नहीं रहा।
ठीक हो गया? अगर आपके कोई माइंड में होगा तो आप मुझे बता देंगे। बाकी मैंने आपको माइक्रो मैक्रो और जो जो टॉपिक्स वहाँ लिखे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, और मॉनिटरी भी कल एंड हो गई थी हमारी, और पब्लिक फाइनेंस के भी टॉपिक्स, क्योंकि लिमिटेड सा सब्जेक्ट है, बड़े मुश्किल से टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं इसमें क्या पढ़ाया जाए। तो वो मैंने आज नोट्स भी शेयर कर दिए और ये भी हो गया। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।